न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स एंड मसल रिलैक्सेंट्स की हम बात करने वाले हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊं तो यू वांट टू स्टॉप अ मसल फ्रॉम मूविंग। तो आप किसी भी मसल जो कि मूव कर रहा है उसको कहाँ पे टारगेट करोगे? तो जो टारगेट जगह हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी हैं? 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे आप एक्ट कर सकते हो। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स एंड मसल रिलैक्सेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट एड यूएसएमएलई बुक। ये आप एमबीबीएस के लिए भी इस लेक्चर को ले सकते हैं और एफसीपीएस जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये फार्माकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे एंड इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज़। हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पास्ट, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स मतलब कि आपको पता है कि कोई भी मसल है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपना मसल मूव कर रहे हैं तो वो जो मूव कर रहा है मसल उसको एक नर्व कंट्रोल कर रही है। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स बेसिकली कौन से होंगे कि जो नर्व जो मसल को सप्लाई कर रही है उस जगह को हमने ब्लॉक करना है, और मसल्स को रिलैक्स करने की जो ड्रग्स हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, देखने वाले हैं। बेसिकली कोई भी मसल है वो मूव कर रहा है तो उसको हम 4 जगह पे ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी मसल को। तो जो ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे वो उन 4 जगहों में से कहीं भी एक्ट करती है। सबसे पहले हमारा मेजर ब्रेन होता है। ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को के साथ जुड़ा होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में से मोटर नर्व निकलती है। मोटर नर्व जाके मसल के ऊपर जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाती है और फिर हमारा मसल आता है। तो हमने जो है ना कहाँ कहाँ पे टारगेट करना है उसके लिए हमारी डिफरेंट ड्रग्स हैं। जैसे देखें साइक्लोबेंजाप्रीन है, टिजानिडीन है, ये ब्रेन के लेवल पे होंगी। बैक्लोफेन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे है। मोटर नर्व के लेवल पे कोई मेजर ड्रग नहीं है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पर वी हैव सक्सिनाइलकोलिन, डीपोलराइजिंग, रोक्यूरोनियम, विक्रोनियम, ये नॉन डीपोलराइजिंग है। मसल्स के लेवल पे डेंड्रोलिन है। सो पार्ट 1 में आते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ये क्या कर रहे हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स? ये जो मसल के ऊपर नर्व जा रही है उसको डिसकनेक्ट कर रहे हैं कि जिस नर्व ने उस मसल को जो कि मूव कर रहा है, सप्लाई करना है, उस नर्व का जो मसल के साथ कनेक्शन है उसको हमने कट करना है। तो उसके लिए हमारे 2 ड्रग्स हैं, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं और नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में वी हैव सक्सिनाइलकोलिन एंड नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में वी हैव एट्राक्यूरियम, सीसाट्राक्यूरियम, पैनक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, विक्यूरोनियम। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर के अंदर जो सक्सिनाइलकोलिन है उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। फेज़ 1 ब्लॉक, इसमें क्या होता है कि फेज़ 1 ब्लॉक में कि नर्व रीसेट हो जाती है। क्या होता है किस तरह से कि जो रिसेप्टर है ना, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर के नाम से आपको पता चल रहा है कि ऐसा ब्लॉकर जिसने नर्व के अंदर डीपोलराइजेशन करनी है, मतलब नर्व काम करती रहेगी, डीपोलराइजेशन होती रहेगी। तो वो मतलब रिसेप्टर जो है ना, जो नर्व से मसल के दरमियान में जो रिसेप्टर है उसने ना काम करते रहना है। मतलब सक्सिनाइलकोलिन ने जाके क्या करना है, उस रिसेप्टर को ना एक्टिवेट करी जाना है। तो मतलब क्या होगा देखें कि प्रेस करी जाएगा, सोडियम जो है ना वो निकली जाएगा। तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि शुरू में तो मसल जो है वो फैसिकुलेशंस करना शुरू कर देगा, मतलब वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन आपको पता है एक मसल है वो काम करी जा रहा है, डिपोलराइजेशन होती जा रही है। एक वक्त आएगा कि वो क्या होगा, वो काम करना छोड़ देगा, वो थक जाएगा, ठीक है। तो एग्जॉस्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली उसको स्टिमुलेट करी जा रहे हैं, जिसकी वजह से मसल अल्टीमेटली थक हार के पैरालिसिस में चला जाता है, मसल काम करना छोड़ देता है। तो इस तरह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स काम कर रहे हैं। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि शुरू में तो मसल्स की फैसिकुलेशंस होती हैं कि वो काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो सो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। दूसरे आते हैं नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें नॉन डिपोलराइजिंग है, मतलब ये ऐसे ब्लॉकर्स हैं जिन्होंने डिपोलराइजेशन नहीं करनी। जैसे एट्राक्यूरियम, सीसाट्राक्यूरियम, पैनक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, विक्रोनियम, इन सब ने काम क्या करना है, इन्हें कॉम्पिटिटिव ब्लॉक करना है कि इन्होंने जाके ना रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाना है और एसिटाइलकोलिन को बाइंड ही नहीं होने देना। ये देखें यहाँ पर रिसेप्टर है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन ने इस रिसेप्टर पे आके अटैच करना था और डिपोलराइजेशन करानी थी और उस मसल को मूव करवाना था। लेकिन ये देखें रेड कलर के जो हैं ये नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं, जिसमें ये सारे हमने डिस्कस किए कि ये आ सकते हैं। इन्होंने जाके इस रिसेप्टर को पकड़ लिया, कॉम्पीट किया। कॉम्पिटिटिव ब्लॉक मतलब इन्होंने जाके कॉम्पीट किया एसिटाइलकोलिन के साथ कि तुमने नहीं आना, हमने जाके जुड़ना है, और जाकर कोई डिपोलराइजेशन नहीं करानी।
तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब डीपोलराइजेशन ही होगी तो कंट्रैक्शन ही होगी, कंट्रैक्शन ही होगी तो पैरालिसिस हो जाएगी। तो इसमें फैसिकुलेशंस नहीं होती, डायरेक्ट पैरालिसिस होती है। तो इसके लिए हमारा जो रिवर्सल है वो क्या होता है, किस तरह से हम करते हैं। नियोस्टिग्मीन क्या करता है, नियोस्टिग्मीन जाके एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा कर देता है। कि अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं, हमने किसी को डिपोलराइजिंग नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स दिए हैं किसी भी पेशेंट को, तो क्या हुआ, उन्होंने जाके ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उसका एक्शन रिवर्स हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाएंगे। किस तरह से, नियोस्टिग्मीन देके। नियोस्टिग्मीन जाके क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब मस्करीनिक रिसेप्टर्स जाके स्टिमुलेट होने लग जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली वो वाला जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था वो तो काम करना शुरू कर देगा, लेकिन ये जो एसिटाइलकोलिन का लेवल जब बढ़ जाएगा नियोस्टिग्मीन की वजह से, तो मस्करीनिक रिसेप्टर्स भी जो हैं वो स्टिमुलेट होने लग जाएंगे, विच विल रिजल्ट इन पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स लाइक ब्रेडिकार्डिया, सैलिवेशन, ब्रोंकोस्पैज्म। सो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एट्रोपिन या ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं। तो मॉडर्न रिवर्सल के लिए हम नियोस्टिग्मीन की जगह पर सुगामेडेक्स यूज़ करते हैं, विच ट्रैप्स द रूकेरोनियम और वीकेरोनियम। तो आपको समझ आई कि नॉन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में डीपोलराइजिंग एंड नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में क्या क्या आता है। नाउ इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। नॉर्मल मसल सेल में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो कैल्शियम जो है वो रिलीज़ होता है इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कंट्रैक्शन करवाता है। फिर जब कंट्रैक्शन हो जाती है तो कैल्शियम वापस चला जाता है और रिलैक्सेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें से कैल्शियम निकली जाता है, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूस कंट्रैक्शन होती है। जितनी ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी, जितनी ज़्यादा मसल की कंट्रैक्शन होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी एटीपी यूज़ होगी। जितनी ज़्यादा एटीपी यूज़ होगी, जितनी ज़्यादा एक मशीन काम करती रहेगी, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे एक मशीन है ना, वो ज़्यादा देर काम करती रहे तो उसमें से गर्मी निकलने लग जाती है, हीट, वो गर्म हो जाती है मशीन। इसी तरह हमारा मसल अगर कॉन्टिन्यूसली कंट्रैक्ट करता रहे तो वो हीट अप हो जाता है, तो हीट प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मतलब उसकी हाइपरथर्मिया हो जाएगा। और साथ में इसके अलावा क्या होगा, उसके मसल्स की हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। पोटेशियम जो है ना वो बाहर आ जाएगा, हाइपरकैलीमिया। फिर आपको पता है जब पोटेशियम ज़्यादा होता है तो हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो जाता है, तो एसिडोसिस, हाइपरकैप्निया होगा और रेब्डोमाइलोसिस हो जाएगी, मतलब मसल जो ब्रेक डाउन करने लग जाएंगे। तो इसको कहते हैं मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के ट्रिगर्स कौन से होते हैं, जैसे हमने सक्सिनाइलकोलिन की बात की थी। सक्सिनाइलकोलिन वाज डीपोलराइजिंग मसल ब्लॉकर। तो वो क्या कर रहा था, वो जाके मसल को कंट्रैक्ट करवाई जा रहा था और अल्टीमेटली मसल की पैरालिसिस हो गई थी। ठीक है, तो मसल बहुत ज़्यादा काम करने लग गया था, तो इसकी वजह से भी मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है। या वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स होते हैं कुछ, वो भी ये करवा सकते हैं। बेसिकली हर किसी पेशेंट के अंदर नहीं होता कि हमने किसी भी पेशेंट को सक्सिनाइलकोलिन दिया तो हर किसी को मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया नहीं होता। सिर्फ उनको होता है जिनके अंदर म्यूटेशन होती है RYR1 की, समटाइम्स DHPR की। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन क्या करता है, जाकर रेयानोडिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होना बंद हो जाता है और मसल रिलैक्स कर जाता है। तो ये भी आपका MCQ है। तो डेंट्रोलिन क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज़ होने से बचा लेगा। समझ आई आपको। तीसरा जो हमारा पार्ट आता है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये जो हमारी नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है ना, इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं इनकी, कि सक्सिनाइलकोलिन जो है वो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवा सकता है। इसके अलावा हाइपरकैलीमिया करा सकता है। जो पेशेंट्स होते हैं ना बर्न्स के या क्रश इंजरी के, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ के, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या डीनर्वेशन इंजरी, उनके अंदर सक्सिनाइलकोलिन जो है ये हाइपरकैलीमिया करा सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है सूडोकोलिनेस्ट्रेज डेफिशिएंसी। ठीक है, सूडोकोलिनेस्ट्रेज ने क्या करना होता है, जाके एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, तो अगर सूडोकोलिनेस्ट्रेज नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन ब्रेक डाउन नहीं होगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली मसल जो है वो काम करने लग जाएगा, विच विल रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग्ड पैरालिसिस। ओके, अब तीसरा पार्ट आता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस का। अब हमारे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स नहीं है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सक्सिनाइलकोलिन विच वाज डीपोलराइजिंग नॉन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एंड नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, जिसमें हमने डिफरेंट डिस्कस की है। अब हमारे आते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस। ओके, ये बेसिकली जैसे कि हमने ऊपर बात की कि इन्होंने ना जो बैक्लोफेन है उसने स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे एक्ट करना है। किस तरह से कि बैक्लोफेन ने जाके GABA B एगनिस्ट
के तौर पे एक्ट करना है। गैबा एगनिस्ट मतलब गैबा इज़ अ नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर। तो गैबा ने क्या करना है कि जो है ना, इसने जाके नर्व की एक्साइटेशन कम कर देनी है और स्पैस्टिसिटी कम कर देनी है। तो बैक्लोफिन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पैल्सी, स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी जो है वो हमने यूज़ करना है, स्पैस्टिसिटी हुई हुई है तो हम बैक्लोफिन यूज़ करते हैं जो गैबा को जाके स्टिमुलेट करवाता है, जिसकी वजह से मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। और तो बैक्लोफिन वर्क्स ऑन द बैक, स्पाइनल कॉर्ड बैक पे होती है ना, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लोबेंजाप्रीन। साइक्लोबेंजाप्रीन जो होती है ये ब्रेन स्टेम के लेवल पे एक्ट करती है सेंट्रली। इसमें क्या है, दिस इज सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट। एक्यूट मसल स्पैजम्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना साइक्लोबेंजाप्रीन, इट कैन कॉज ड्राई माउथ, सिडेशन, डिजीनेस, ब्लड वीन, कॉन्स्टिपेशन, तो ये इसका मसला हो सकता है। तो साइक्लोबेंजन से याद रखना, सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर साइक्लोबेंजाप्रीन के ये सेंट्रली ब्रेन स्टेम पे एक्ट करती है। नेक्स्ट इज टिजानिडीन। टिजानिडीन जो होती है ना ये सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लेवल पे एक्ट करती है। इसका काम क्या होता है, टिजानिडीन का ये अल्फा 2 एगनिस्ट है, ये जाके नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम करवाती है, मोटर न्यूरॉन फायरिंग कम करवाती है और स्पैस्टिसिटी कम कराती है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पाल्सी, मसल स्पैस्टिसिटी, इनके अंदर जो है ना क्या होगा कि ये टिजानिडीन जो है वो जाके क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम कराएगा, मोटर न्यूरॉन फायरिंग कम कराएगा और स्पैस्टिसिटी को हील करेगा। तो इनमें हम इन डिजीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके भी वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि इट कैन कॉज सिडेशन, ड्राई माउथ, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। तो टिजानिडीन की को कैसे याद रख सकते हैं आप, इट टर्न्स डाउन मोटर न्यूरॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज़ डेंट्रोलिन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करता है, कैल्शियम जो है ना उसका रिलीज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कम कराता है, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन मसल की नहीं होती। बेसिकली इट ब्लॉक्स द रैनोडिन रिसेप्टर्स। सो ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया यानी न्यूरोलिप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर हम डेंट्रोलिन को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर बेसिकली आप इसको याद कर सकते हैं कि हाई यील्ड कंपैरिजन टेबल। फर्स्ट इज सेक्सिनैल्कोलिन, ऑलरेडी डिस्कस्ड के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है और ये रैपिड पैरालिसिस करवाता है। जैसे ही हम किसी पेशेंट को सेक्सिनैल्कोलिन देते हैं, वो जाते ही साथ क्या करता है, मसल को स्टिमुलेट कराते जाता है और अल्टीमेटली मसल थक जाता है, रैपिड पैरालिसिस में चला जाता है। तो इंट्यूबेशन, किसी को हमने ईटीटी पास करनी है तो हम उसको ये दे सकते हैं सेक्सिनैल्कोलिन। नेक्स्ट ये सारे रोकोरोनियम, विकोरोनियम, एट्राक्यूरियम, सिसाट्राक्यूरियम, पेनक्यूरोनियम, ये भी सारे जो हैं ये बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं, कॉम्पिटिटिव हैं। एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने देते, खुद जाके बाइंड हो जाते हैं और मसल को पैरालाइज करा देते हैं। तो सर्जिकल पैरालिसिस में हम इनको यूज़ करते हैं। बैक्लोफिन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे काम करता है, बैक पे काम करता है। गैबा पी अगेंस्ट है, स्पैस्टिसिटी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साइक्लोबेंजाप्रीन जो है ये ब्रेन स्टेम सेंट्रल लेवल पे एक्ट करता है और मसल स्पैज्म में यूज़ करते हैं। टिजानिडीन जो है ये अल्फा 2 एगनिस्ट है, स्पैस्टिसिटी में सीएनएस में भी इसको यूज़ करते हैं। इट टर्न्स डाउन मोटर न्यूरॉन्स। डेंट्रोलिन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, रैनोडिन रिसेप्टर ब्लॉकर, स्केलेटल मसल पे काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये सारा रैपिड रिवाइज कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है, इन सबको आप यहाँ पे रैपिडली रिवाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द MCQs रिलेटेड टू मसल रिलैक्सेंट्स एंड depolarizing and non-depolarizing neuromuscular blocking drugs. First MCQ is patient with pheochromocytoma is administered propofol for induction. Which muscle relaxant should be given to facilitate the intubation? तो हमने ये बात की कि विकोरोनियम जो होता है ये बेसिकली क्या है, इट इज़ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। तो ये विकोरोनियम हम यूज़ करते हैं इंट्यूबेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि विकोरोनियम जो होता है ये हिस्टामिन रिलीज़ नहीं करवाता, इसकी वेगोलिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट इंट्यूबेट होता है तो कार्डियोवास्कुलर हार्ट की भी एक हेल्थ सही रहती है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी नहीं होती, कैटेकोलेमीन्स ट्रिगर्ड एरिथमियाज भी नहीं होते, क्योंकि ये पेशेंट फियोक्रोमोसाइटोमा का है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट्स में बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर में क्या होता है, एपिनेफ्रिन वगैरह ज़्यादा होते हैं जो हाइपरटेंशन कराते हैं। तो हम विकोरोनियम यूज़ करते हैं
इंट्यूबेशन के दौरान, ताकि फियोक्रोमोसाइटोमा जो है उसकी वजह से कैटेकोलामाइंस ट्रिगर्ड एरिथमियाज ना हो, और बिकॉज ऑफ विकोरोनियम इज हैविंग वेगोलिटिक प्रॉपर्टीज. ओके, and it avoids the sympathetic stimulation. Next is 45 years old man undergoes general anesthesia for a surgical procedure. Following administration of neuromuscular blocking agent, पेशेंट की ईसीजी में क्या हो गया, प्रोमिनेंट टॉल टी वेव्स आने लगे. इसका मतलब उसको हाइपरकेलेमिया डेवलप हो गया है. तो हमने अभी बात की थी कि जो हमारे डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स होते हैं, विच इंक्लूड द सक्सामिथोनियम. ओके, ये बेसिकली हाइपरकेलेमिया करा सकता है, तो इसका आंसर होगा सक्सामिथोनियम. नेक्स्ट इज सक्सामिथोनियम कॉज मसल fasciculations बिफोर रिजल्टिंग इन पैरालिसिस इनिशियली बिहेव्स एज. तो ये सक्सामिथोनियम जो होता है, हमने बात की थी कि जो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स होते हैं वो शुरू में तो डीपोलराइजेशन करते हैं, मसल फैसिकुलेशंस कराते हैं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मसल थक जाता है तो इट रिजल्ट्स इन पैरालिसिस. तो शुरू में वो प्योर एगनिस्ट वर्क करता है, मतलब उसने काम को ज़्यादा करना होता है. एगनिस्ट क्या होता है, जो काम ज़्यादा करता है. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया. तो हमने बात की थी कि कौन सी यूज़ होता है, डेंट्रोलिन. डेंट्रोलिन क्या करता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वहाँ से कैल्शियम का रिलीज़ कम कराता है, विच रिजल्ट्स इन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. और जब मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, जो मसल की हाइपर एक्टिविटी की वजह से हो रहा होता है, बेसिकली वो ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन अ पेशेंट विद जेनेटिक डिफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा सूडोकोलिनेस्ट्रेज. तो हमने ये बात की थी कि वो पेशेंट्स जिनके अंदर सूडोकोलिनेस्ट्रेज नहीं होता, तो उनके अंदर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन ब्रेक डाउन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उनकी बॉडी में सक्सिनलकोलिन हम देते हैं तो सक्सिनलकोलिन को ख़त्म करने वाला कोई नहीं है. सक्सिनलकोलिन बेसिकली एसिटाइलकोलिन की जगह पे ही होता है ना. तो सूडोकोलिनेस्ट्रेज ने सक्सिनलकोलिन को ब्रेक डाउन करना होता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर जेनेटिक डेफिशिएंसी है सूडोकोलिनेस्ट्रेज की, तो सक्सिनलकोलिन ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो अपना काम बढ़ाता जाएगा, जिसकी वजह से उन पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज सेंसिटिविटी होगी. नेक्स्ट एमसीक्यू जो पास्ट में आया हुआ है वो है सक्सिनलकोलिन टॉक्सिसिटी अकर्स इन इंडिविजुअल्स हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये भी हमने डिस्कस किया, सूडोकोलिनेस्ट्रेज. नेक्स्ट एमसीक्यू जो आया हुआ है वो डिस्कस करते हैं. 77 ईयर्स ओल्ड मेल है, उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हुआ है और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, और उसकी हिस्ट्री है कि वो स्मोकिंग करता है. अब उसको सीओपीडी भी डेवलप हो गया है, अब उसकी इलेक्टिव सर्जरी होनी है. तो कौन सा मसल रिलैक्सेंट जो है वो हम यूज़ करेंगे इन पेशेंट ऑफ सिरहोसिस. तो याद रखना है, सी फॉर सिरहोसिस एंड सी फॉर सीसाट्रोक्यूरियम. सीसाट्रोक्यूरियम जो है वो हम सिरहोसिस के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ एट्राक्यूरियम इज़ गिवन 0.5 mg पर kg ड्यूरिंग सर्जरी. पेशेंट को क्या हो गया, हाइपोटेंशन हो गया. अब ये हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया कि एट्राक्यूरियम जो है हाइपोटेंशन किस तरह से कराता है, लेकिन हमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे थे कि ये जो ड्रग्स होती है ये हाइपोटेंशन कराती हैं. तो कराती किस तरह से हैं, बेसिकली एट्राक्यूरियम जो है ये हिस्टामीन को रिलीज़ कराता है, और आपको पता है हिस्टामीन जो है वो क्या है, वो वेज़ोडाइलेशन कराता है और सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है, और सब्सिक्वेंटली आर्टीरियल हाइपोटेंशन कराता है. तो एट्राक्यूरियम जो है वो बेसिकली हाइपोटेंशन जो है वो कैसे कराता है, हिस्टामीन रिलीज़ की वजह से. तो हिस्टामीन रिलीज़ जो है वो इसका आंसर होगा. नेक्स्ट आता है सक्सिनलकोलिन इज़ यूज्ड इन एनेस्थीसिया. आफ्टर इट्स यूज पेशेंट डिड नॉट रिकवर इन हाफ एन आवर एंड कॉज एपनिया. तो अगेन वही है कि क्यों सक्सिनलकोलिन की वजह से कि टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सूडोकोलिनेस्ट्रेज, क्योंकि सक्सिनलकोलिन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम ही नहीं है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिपोलराइजिंग एंटेगनिस्ट एट मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो अब आपसे वो उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपको ट्यूबोक्यूराडीन दिया है, डोपामीन, कोकेन एंड एट्रोपिन. तो हमने बात की कि ट्यूबोक्यूराडीन बेसिकली नॉन डिपोलराइजिंग एंटेगनिस्ट है, तो इसका आंसर ये होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ विच हैज़ मैक्सिमम हिस्टामीन रिलीजिंग मसल रिलैक्सेंट. तो हमेशा याद रखना है जो मैक्सिमम, वैसे तो हमने बात की थी कि एट्राक्यूरियम जो है वो हिस्टामीन रिलीज़ करा रहा था,
लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिस्टामिन रिलीज़ कराने वाली ड्रग है वो है ट्यूबोक्यूरानिन, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ कौन सा नॉन डिपोलराइजिंग मस्कुलर रिलैक्सेंट है जो कि शॉर्ट एक्टिंग है। तो शॉर्ट एक्टिंग जो है ना वो मीवाक्यूरियम है। मीवाक्यूरियम सबसे शॉर्ट एक्टिंग है। देन पेशेंट आता है, एक बर्न पेशेंट है, उसको सक्सिनलकोलिन आप क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो बर्न पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं वो हाइपरकेलीमिया कराती हैं। इस वजह से हम बर्न पेशेंट के अंदर सक्सिनलकोलिन नहीं देते। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? हाइपरकेलीमिया मॉडिफाइड रिसेप्टर इन बर्न आर सेंसिटिव टू सक्सामिथोनियम। सो जो भी पेशेंट बर्न के होंगे उनके अंदर हम 1 साल तक ये सक्सामिथोनियम नहीं दे सकते। सक्सिनलकोलिन और सक्सामिथोनियम जो है ना वो एक ही चीज़ है। नेक्स्ट इज़ विच ड्रग कॉजेज़ फैसिकुलेशंस आफ्टर मसल रिलैक्सेशन। तो ये हमने बात की थी कि सक्सिनलकोलिन जो है वो बेसिकली फैसिकुलेशंस कराता है, और क्योंकि ये जो है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग है, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद आता है विच इज़ नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग इज़ नाउन टू हैव लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये आपका MCQ हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन किसका है? मीवाक्यूरियम का। और सबसे लॉन्गेस्ट किसका है? 60 to 90 मिनट्स पैनक्यूरियम का। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज़ बेस्ट मसल रिलैक्सेंट टू यूज़ फॉर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन इन अ पर्सन विद नॉर्मल एनाटमी। अब अगर आपसे वो पूछें कि रैपिड आपने इंट्यूबेशन करानी है किसी पेशेंट की और उसकी नॉर्मल एनाटमी है, ठीक है, तो उसके लिए आंसर क्या होगा? सक्सिनलकोलिन। ये हमने बात की थी लेक्चर में कि रैपिड इंट्यूबेशन के लिए सक्सिनलकोलिन, क्योंकि ये जाते साथ ही डीपोलराइजिंग शुरू कर देगा और साथ ही मसल जो है वो थक जाएगा और मसल रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट को सक्सिनलकोलिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो फिर बेस्ट कौन सा है वो आपने याद रखना है? रोक्यूरोनियम। रोक्यूरोनियम जो है वो फिर आपका नेक्स्ट बेस्ट आ जाता है। उसके बाद MCQ आता है, पेशेंट है बर्न का और उसको फैमिली हिस्ट्री है ऑफ के एक मेंबर उसका जो था वो जनरल एनेस्थीसिया के दौरान मर गया, ठीक है, तो कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा इस पेशेंट का? बर्न्स पेशेंट्स में कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? सक्सिनलकोलिन, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही पेशेंट को बर्न होता है तो पहले 24 घंटे में तो हम सक्सिनलकोलिन दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बर्न पेशेंट्स को सक्सिनलकोलिन देते हैं तो वो हाइपरकेलीमिया कराता है, और आपको पता है हाइपरकेलीमिया अगर किसी पेशेंट के अंदर हो जाए साथ ही कार्डियक अरिथमियास हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम इन पेशेंट्स को 1 साल तक पोस्ट बर्न सक्सिनलकोलिन नहीं देते, ठीक है। तो एक पहले भी उसकी फैमिली हिस्ट्री है कि एक उसके ख़ानदान में एक बंदा था जो जनरल एनेस्थीसिया के दौरान मर गया था क्योंकि उसको कार्डियक अरिथमियास शुरू हो गए थे हाइपरकेलीमिया की वजह से। तो अब इस पेशेंट को हम नहीं देंगे सक्सिनलकोलिन। नेक्स्ट इज़ ड्रग जो कि हम रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉक को, तो वो कौन सी ड्रग है? नियोस्टिगमीन। ओके, नियोस्टिगमीन जो है ना वो हमने डिस्कस किया था जो है अपने लेक्चर में कि जब भी किसी पेशेंट को हमने नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट दिया तो उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे? हम उनके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स अटैच करवा रहे थे। तो अब अगर हमने इनका इफेक्ट रिवर्स करना है तो हम नियोस्टिगमीन देंगे ताकि वो जाके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करे और उनका एक्शन जो है रिवर्स हो जाए नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग ड्रग्स का। तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा। विच मसल रिलैक्सिंग ड्रग फ्रॉम द लिस्ट कैन लीड टू एन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो कौन सा है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर की कौन सी हम ड्रग नहीं देते? सक्सिनलकोलिन नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ये सक्सिनलकोलिन क्या करवाती है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में? कैल्शियम रिलीज़ करवाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसकी वजह से फिर हाइपरथर्मिया और हाइपरमेटाबॉलिक क्राइसिस हो सकता है। तो इसका आंसर आपका सक्सिनलकोलिन होगा। और अगर आपसे वो पूछते हैं कि मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग होती है तो वो है डेंट्रोलिन। सो दीज वर द MCQs रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स and this is about the topic. I hope you understood this topic from the first aid assembly book.